हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैनल पर क्लास टेंथ के हिस्ट्री पूरा ऑल हिस्ट्री मिलेगा आपको। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रो ज्ञान ऑफिशियल। इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ग्रो ज्ञान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ना इतिहास किसे कहते हैं, यहाँ पर टॉपिक है इतिहास। बीता हुआ घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। दोस्तों याद करेंगे और समझेंगे कि बीते हुए घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यानी कि इतिहास में जितनी भी घटनाएं हो चुकी है, उस सारी घटनाओं की अगर किसी बुक में हम अध्ययन करते हैं तो उसी बुक को हम इतिहास कहते हैं। परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले दूसरे भाषा में इतिहास का परिभाषा क्या होता है। तो बीता हुआ बातों को या बीता हुआ घटनाओं को या राजा महाराजा के द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ को इतिहास कहते हैं। इसको आप अपने भाषा में अलग से भी इसका परिभाषा बना सकते हैं। फिलहाल ये दो परिभाषा हम दिए हैं, इनको अच्छा से समझ लीजिएगा और याद करिएगा। ये समझिए कि इतिहास आखिर है क्या, इतिहास क्या चीज़ है। तो बीते हुए घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं ना, उसी को इतिहास कहते हैं। मतलब प्राचीन काल में जो कुछ घटित हुआ है उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं उन्हें इतिहास कहते हैं। समझ लीजिएगा। नोट में देखिए, नोट में इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। अगर कोई पूछेगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे दोस्तों, बोलेंगे हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। आगे हम लोग पाठ में आते हैं। पाठ 1 नंबर चैप्टर में है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। देखिए दोस्तों, हमारे देश में 7 महादेश है ना, महादेश है, जिसमें एशिया यूरोप भी आते हैं, है ना, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका भी आते हैं। तो ये 7 महादेश जो है ना, इसी महादेश में से एक महादेश है यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास हो रहा है ना, उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हमको विस्तृत रूप से पढ़ना है। पहला नंबर चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना, उदय और विकास। पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम, मर मिटने की भावना, अपनत्व के भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। समझे दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, मर मिटने की भावना, है ना, अपनत्व की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। है कि नहीं है? यह अगर किसी के अंदर में सोच आ जाता है कि यह देश मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, तो यह भावना को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग। जिस व्यक्ति में यह भावना उत्पन्न हो जाए कि यह देश मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, तो ऐसी भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। जिस व्यक्ति में यदि यह उत्पन्न हो जाए कि यह देश मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, ऐसी भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति चेतना, ये विकास को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद का तीसरा परिभाषा है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव के भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव के भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यूँ समझिए कि यह देश मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है कि नहीं है। ऐसा जिसके अंदर भावना होगा उसको, उसी भावना को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। अगला टॉपिक, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास। हम लोग देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का विकास 1789, याद रखेंगे 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से पूरा हुआ। नेपोलियन ने विजित राष्ट्रों में राष्ट्रवादी भावना जगा दिया और कुलीन वर्ग, याद रखेंगे दोस्तों, कुलीन वर्ग के राजनीतिक अधिकार को समाप्त कर मध्य वर्ग के हाथों सौंप
मध्य वर्ग के हाथों सौंप दिया। नेपोलियन के विजय से पूरा यूरोप में देशभक्ति की भावना का विकास हुआ। याद रखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रवाद की विकास में लिए यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए नेपोलियन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और नेपोलियन के साथ साथ 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। याद रखेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ। तो याद रखेंगे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन जो है ना, अपने आस पड़ोस के जो देश को जीत लिया था और जीत कर वहाँ पर नेपोलियन संहिता लागू किया गया था, वह राष्ट्रवादी भावना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है फ्रांस में राष्ट्रवाद। फ्रांस में राष्ट्रवाद के बारे में देखते हैं। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। किसका शासन था? बुर्बो राजवंश का शासन था, निरंकुश शासन था ना। वहाँ का राजा ना लुई, याद रखेंगे लुई 16वां था। तानाशाही राजा लुई 16वां को है ना तथा रानी को 1793 ईस्वी में, कब? 1793 ईस्वी में है ना गिलोटीन पर चढ़ाकर फांसी दे दिया गया। निरंकुश शासन के समाप्त होते ही फ्रांस में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जैसे ही वहाँ पर का शासन बुर्बो राजवंश का शासक लुई 16वां, याद रखेंगे बुर्बो राजवंश का शासक कौन था? लुई 16वां। उसको और उसको पत्नी को गिलोटीन पर चढ़ाकर 1793 में जब फांसी दे दिया गया तो निरंकुश राजतंत्र वहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद वहाँ पर फ्रांस में राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। पुरानी संस्था है ना स्टेट जनरल, याद रखेंगे दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जो था, पुरानी संस्था स्टेट जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली, याद रखेंगे नेशनल किसके स्थान पर? स्टेट्स जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया। कौन गठन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। राजा के अधिकार को सीमित कर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। उस समय जो राजा बना था उसके अधिकार को सीमित करके और संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था किया गया था। संविधान के अनुसार से राजतंत्र राजकाज का कार्य देखा जाएगा। पैराग्राफ जो है यहाँ पर छोटे बड़े बहुत बदलाव किए गए। नेपोलियन ने छोटे बदले बहुत बदलाव किया गया, लेकिन यूरोप के जनता संतुष्ट नहीं हुआ और राजा तथा कुलीन के विरुद्ध फ्रांस के राष्ट्रगान मार्शले गाते हुए युद्ध में शामिल हो गए। राष्ट्रवाद में मग्न यह सेना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली पहुंची। इस प्रकार पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ध्यान देंगे दोस्तों, नेपोलियन क्या किया था कि जब आया वहाँ पर तो राष्ट्रवाद का विकास किया और साथ ही साथ वहाँ के जो राजा था लुई 16वां, उसको क्या किया? गिलोटीन पर चढ़ाकर, उसको नहीं, उसको पत्नी को भी गिलोटीन पर चढ़ाकर फांसी दे दिया गया। उसके बाद क्या किया है कि स्टेट जनरल की जगह पर नेशनल असेंबली को स्थापना किया गया है ना। साथ में कहा गया है कि वहाँ पर, कहाँ पर? तो फ्रांस में शासन जो चलेगा ना वो संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था से चलेगा। असंवैधानिक रूप से नहीं चलेगा, कोई राजा नहीं चलेगा, संवैधानिक राजतंत्र से ही शासन चलेगा। और छोटे बड़े नेपोलियन ने बहुत बदलाव किए थे नेपोलियन संहिता लगाकर, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हो सके। लोग जब संतुष्ट नहीं हुए उसके बाद क्या हुआ है ना, उसके बाद वहाँ की जनता ने है ना कुलीन के विरुद्ध और कुलीन के विरुद्ध जंग छेड़ दिया। फ्रांस के जो राष्ट्रगान, मार्सिले जो राष्ट्रगान था उसको गाते हुए जंग छेड़ा था। लेकिन मार्सिले बाद में चलकर राष्ट्रगान बन गया किसका? फ्रांस का। तो मार्सिले जो राष्ट्रगान है बाद में बन गया है और यह गाते हुए क्या हुआ? जंग छेड़ दिया कुलीन के विरुद्ध। साथ ही साथ जो सेना था फ्रांस का वो कहाँ गया था? हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में पहुंची। तो यहाँ पर फ्रांस की सेना का बहुत ही भव्य स्वागत किया गया और इस प्रकार नेपोलियन ने पूरा यूरोप में लगभग राष्ट्रवाद के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जब यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।